देखिए यूरोप में मित्रों यहाँ पर जो ये देश है, यहाँ पर एक पर्वत है आपका जो इन तीनों देशों में फैला हुआ है। इस पर्वत का नाम है एक्सकैंडेविनियाई पर्वत। इस पर्वत का नाम है एक्सकैंडेविनियाई पर्वत। यह पर्वत मित्रों 3 देशों में बेसिकली फैला हुआ है। ये आपका नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो इन तीनों देशों में फैला हुआ है, इसलिए इन देशों को एक्सकैंडेविनियाई देश कहते हैं। इन सारे बिंदुओं को एक रफली आपका एक पेज पर आप नोट करते जाइएगा, सिर्फ पॉइंट, उसको जाकर घर पर पूरा डिटेल्स फिर आप बनाइएगा। ये आपका नोट्स बनाना आपका काम है, उसको डीपली बनाइएगा। एक जगह जो इस समय मेरे क्लास में लिखेंगे वह इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी नोट्स पर फॉर्मेट बना लें। आपको एक रफली पेज रख लीजिए, बस उसी पर आपका कुछ चीजें, जैसे आपका एक्सकैंडेविनियाई कंट्री या एक्सकैंडेविनियाई देश, तो आप उसमें कौन कौन देश आएंगे तो आप उसको लिखेंगे। लेकिन ये एक्सकैंडेविनियाई देश क्यों कहलाते हैं? तो मित्रों एक पर्वत है जो आपका ये पूरा इन देशों में फैला हुआ है, ये तीनों देशों में फैला हुआ है, इसलिए इन देशों को एक्सकैंडेविनियाई देश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सकैंडेविनियाई देश। इन देशों में आपका डियर कौन कौन से देश हैं तो उनका नाम नोट कर लीजिएगा। एक नॉर्वे है, और दूसरा है स्वीडन, और तीसरा है डियर क्या आपका फिनलैंड। क्या है डियर? फिनलैंड। ये तीसरा क्या है डियर? फिनलैंड। आप इसको नोट कर लीजिएगा, तीनों देश। अब डियर आगे आपको एक प्रश्न और जानना है। ये नॉर्वे की राजधानी जो है, कैपिटल, वह आपका ओस्लो है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। क्या आपका? नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है डियर, ओस्लो। अब डियर आप देखिए ओस्लो आपका इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। और डियर और जानिएगा नॉर्वे के बारे में कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है अम्लीय वर्षा, पूरे विश्व में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा जिस कंट्री में होता है वह कंट्री क्या है? नॉर्वे है। और अम्लीय वर्षा ये विज्ञान से रिलेट करके आपको कॉन्सेप्ट देगा। अम्लीय वर्षा का मतलब क्या है? जो बारिश होता है उस बारिश के पानी का पीएच मान अगर 7 से कम है, वह 6 से भी कम आ जाए, 5.8 या 5.4, वो तो डिपेंड करता है कितनी अम्लता है। लेकिन अगर आपका वर्षा का पानी गिर रहा है और उस पानी का पीएच मान 7 से कम हो गया तो उसको हम कहते हैं क्या? अम्लीय वर्षा। क्योंकि मित्रों आप जानते हैं अम्ल क्या होता है, तो अम्ल आपका एक ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। अब आपके मन में होगा कि पीएच मान क्या होता है, तो इंटरमीडिएट साइंस में आपने पढ़ा है कि पीएच मान, ये पीएच मान बताए ना डियर, सब बताएंगे। माइनस लॉगरिथम्स, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मैंने लिखा है यही आपका पीएच मान होता है। पीएच मान इज इक्वल टू ए माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब? हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन है? तो बड़ा बॉक्स जो बनाए हैं ना, वही आपका सांद्रण को, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और डियर ये जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगाए हैं तो आप जानते हैं धनावेशित या ऋणावेशित यानी आयनित परमाणु को आयन कहते हैं, और अगर उस पर प्लस चार्ज है तो वह धनायन होता है।
और माइनस चार्ज है तो अनायन होता है। इंग्लिश में धनायन को कटायन कहते हैं और ऋणायन को अनायन कहते हैं, मगर है क्या, ये आयन है। अब डियर जिस भी विलयन का या जिस भी सॉल्यूशन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो वह अम्ल होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है वह क्षार होता है। वह क्या होता है, क्षार होता है। और जिस विलयन का पीएच मान एक्सेक्ट 7 के बराबर होता है तो वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा डियर, छोड़िए इसको, यहीं पर छोड़ दीजिए। एक बात और बताइए, अब आपको बताना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन ही है टोटल, कि टोटल क्या है, सब इन्वायरमेंटल। अब बताइए डियर कि अम्लीय वर्षा के पीछे कारण क्या होता है, कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती? विच गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका एसिड रेन डियर? तो पहला जवाब तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, SO2, लेकिन खाली आपका SO2 ऑप्शन में नहीं रहेगा। SO2 मेन है, लेकिन आपका SO2 अकेला रहबा नहीं करेगा। इसके साथवा लिखेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सब हो जाएगा डियर, मगर है क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आपका ऑक्साइड। अब डियर बताइए, कौन बताएगा? आप बताइए डियर ब्रजेश कुमार। ये SO2 जब आपका डियर बारिश के पानी से जब मिलेगा तो कौन सा अम्ल बनाएगा? तो डियर आपका आप बताएंगे अम्लों का राजा बनाएगा। यानी अम्लों का राजा जिस अम्ल को कहते हैं वो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि पता है SO2 से क्रिया करेगा। मिला के देख लीजिए, SO2 से H2O क्रिया करेगा। वो बैलेंस करने के लिए गुड़ा उड़ा कर लीजिएगा जल में, जिससे गुड़ा करना होगा, लेकिन जल से SO2 की क्रिया होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और जब जल की क्रिया नाइट्रोजन की ऑक्साइड से होगी तो आपका बनेगा HNO3, जिसको आप कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो डियर आप यही वह कारण है कि SO2 और नाइट्रोजन आपका सिंपल एक ऑप्शन नहीं रहता है। और डियर इतना नहीं, आपको कंफ्यूज कर देता, विकल्पों में देगा ना SO2 और आपका CO, SO2 और आपका CO2, पहले SO2 देगा और CO2, उसमें एक ऑप्शन ले जाके लिखेगा SO2 और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो कुछ लोग क्या होता है SO2 को रटे रहते, खड़ा दे पहले ही आया मार देंगे। आप दोनों पर विचार करिए। और कभी आजकल देखिएगा यूपी टेट का पेपर, जितना भी अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन पूछा होगा, सिर्फ आपका एलोन SO2 नहीं रहता है, वो आपका दो गैस को, ऐसे ही आपका ग्रीन हाउस गैस भी आएगा तो खाली एक वो नहीं आता कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हर कोई रट लेगा। उसके साथवा एगो कंपोनेंट लगा के देगा, एगो छोटी मुट्ठी वाला देगा जो थोड़ा मोड़ा अम्लीय, थोड़ा मोड़ा जो है डियर आपका ग्रीन हाउस गैस होगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन उसको लगा के देगा। और उसी को देगा जो थोड़ा मोड़ा होगा, ताकि इसको कोई ज्यादा जानता ना, फंस जाएंगे वहां पर। डबल ऑप्शन रहेगा, उसको मैच कराना रहेगा कि किसके साथ क्या है। एक वो तो सबको याद है कि डियर आपका कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी की बात करेगा तो मेनली उत्तरदायी होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उसी तरह से ग्रीन हाउस गैसों में मेनली जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन इसके अलावा जो है और सब चीजों पर भी आप ध्यान रखिएगा, इस चीजों पर, ताकि कोई भी प्रश्न आए तो आप सही बता दें। डियर याद रखिएगा। और मित्रों ये जो नॉर्वे है ना, इसको मिडनाइट कंट्री कहते हैं, मध्य रात्रि का देश है। ये क्या है? मध्य रात्रि का देश है, मध्य रात्रि का देश। यानी इसको मध्य रात्रि का देश का क्या मतलब?
यह इतना ऊंचाई पर है, इतना ऊंचाई पर है। और आप हमको बताइए, कौन बताएगा? ये सत्यम आप बता दीजिए कि गर्मी के दिनों में आपको इतना तो पता ही होगा। सत्यम कुमार फ्राम केरमा, जिला आजमगढ़। आप बताइएगा हमको, इतना तो पता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। अब बाबू ये बता दा तू कि यहाँ भारत में जो जून का महीना है, उस महीना में किस गोलार्ध पर दिन रहेगा? दक्षिणी गोलार्ध पर नहीं रहेगा, उत्तरी गोलार्ध पर रहेगा। डियर, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध पर। और यही वह कारण है कि यहाँ नॉर्वे में 21 जून को मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है और काफी दिन तक 76 दिनों के आसपास तक वह रात 11 बजे डूबेगा, 12, 12:30, 1 उग गया, सूर्य उग जाएगा। पूरा दिन ही दिन रहता है, रात थोड़ी सी होती बस। इसीलिए रात्रि में ही सूर्य उग जाता है। और 21 जून को तो एग्जैक्ट आपका मध्य रात्रि में सबसे पहले उग जाता है। और आपको पता है कि 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पता ही है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो आप बताइए संदीप्ता कि ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा या सबसे बड़ा रात होगा? क्या आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? डियर, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में, तो भैया उल्टा होता है। अब विषुवत रेखा के ऊपर वाले जो उत्तरी गोलार्ध वाले देश हैं, वहां पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और रात्रि सबसे छोटी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। लेकिन विषुवत रेखा पर आने वाले जो देश हैं, वहां पर दिन और रात न छोटा होता है न बड़ा होता है। यानी पूरे वर्ष भर वहां पर दिन और रात एग्जैक्ट आपका 12-12 घंटे का होता है। क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर कर्क रेखा पर जाएगा सूर्य, तो कर्क रेखा पर भी जाएगा तब वो आपका काम भर के चमकता रहता है, उतना तिरछा नहीं पड़ता है कि अंधेरा हो जाए। अब मकर रेखा पर रहेगा तब वो काम भर के उसको देता रहेगा रोशनी, ताकि उसके दिन पर कोई प्रभाव न पड़े। आज जब विषुवत रेखा के पास से जाते समय भी गुजरेगा, आते समय भी गुजरेगा। इसीलिए आपका कर्क रेखा पर आने वाले जो देश हैं, वहां पर लगभग पूरा वर्ष भर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। और डोल्ड्रम वाला क्षेत्र वहीं बनता है डियर, क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी पड़ती है कि मोस्टली हर दिन समुंदर से मानसून इतना ज्यादा न बनता है कि वो मानसून जाएगा तो इतना पानी लोड हो जाता है बादल में कि वह हर दिन आपका 2 बजे के बाद झमाझम क्या होता है? बारिश होता है। तो विषुवत रेखा के 10 अंश नॉर्थ और 10 अंश साउथ के एरियाओं में, या 5 अंश वो तो और बताएंगे आप, लेकिन उन एरियाओं में कॉमनली हर दिन आपका क्या होगा? बरसात हो ही जाता है। इसीलिए आपका वहां पर बायोम यानी आपका डियर ट्री एंड प्लांट्स, जीव जंतु, इन सभी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो जो देश आपका विषुवत रेखा के बेहद करीब है, वहां पर डियर आपका वो काफी घने आपका जंगल, वन, वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये ब्रजेश कुमार इस बात को समझ रहे हैं? तो अब बताइए नॉर्वे में बायोडायवर्सिटी पर आप क्या कहेंगे? जैव विविधता पर। नॉर्वे में जैव विविधता कैसी पाई जाएगी?
हल्की कि ज्यादा? डियर आप बताइए। उधर किताबिया मत देखिए, इधर यहाँ देखिए आप। अरे डियर, नॉर्वे जब उत्तरी गोलार्ध पर है, दिमाग लगाइए ना, जब उत्तरी गोलार्ध पर है, और उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं, एकदम टॉप पर है। कहां पर है? एकदम टॉप पर है। तो जब टॉप पर रहेगा तो आप जरा सोचिए, टॉप पर क्या रहेगा डियर? आप ध्रुवों के पास ना चला जाएगा। नॉर्वे मित्र क्या है? ध्रुव के एकदम पास है। तो वहां पर जाएगा भी रोशनी तो एकदम तिरछी जाएगी। क्या होगा? एकदम तिरछी जाएगी। इसलिए वहां पर वनस्पतियां बहुत कम उगती हैं, और वहां पर ज्यादातर बर्फ से ढका होता है एरिया, और वहां आपका ठंडा प्रदेश पाया जाता है। तो वहां पर वृक्ष या पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा से ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे बायोडायवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती। यही चीज 2 क्वेश्चन मैंने बताया है। कहां पर? किसी पहाड़ पर, पहाड़ पर नीचे जो बायोडायवर्सिटी कैसी होती है और पहाड़ की चोटी पर कैसी होती है। तो नीचे पर आपका बायोडायवर्सिटी बहुत वीक होगी, वीक नहीं स्ट्रांग होगी। काहे स्ट्रांग होगी? या नीचे आपका टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तापमान क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्योंकि आपको पता है धरातल से अपवर्ड जाएंगे तो तापमान क्या होता है? गिरता है। अब तापमान जब ऊपर जाने पर तापमान गिरेगा, ठंडा पड़ेगा, तो ठंडा पड़ने से डियर आपका पेड़ पौधों को एक कॉमन जलवायु और कॉमन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से चाहिए। आपने देखा होगा मित्रों, वैभव श्रीवास्तव कर रहे हैं। वैभव श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात एक बार हो गई थी। मऊ जिले के डीएम थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे डियर आपका। तो वही थोड़ा सा तो उन्हीं का मैं याद आती है तो पूछ देता हूँ आपका डियर। तो डियर तो मैं बताता हूँ डियर, तो क्या होता है मित्रों, सुनिए जरा ध्यान से। तो पहाड़ पर डियर आप ऊपर ज्यों ज्यों जाएंगे, बच्ची 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अगला 165 मीटर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे कम होता जाएगा। अब मान लीजिए 5 किलोमीटर चले गए तो डियर आप सोचिए कि 1 किलोमीटर में टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा लगभग? अरविंद बताइए। अरे 165 हिसाब से भाग दे दीजिए ना, आपका कितना आ जाएगा डियर? 5-6 डिग्री आपका तो कम ही हो जाएगा। अब मान लीजिए 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पर्वत है, तो जो यहाँ धरातल में 20 है वहां 0 हो जाएगा, बर्फ पड़ने लगती है, तो ठंडा होने लगता है। तो ठंडा में जो जलवायु है, वनस्पतियां जो अच्छी उगती नहीं, वनस्पतियों के लिए ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पर जून जुलाई के मौसम में खूब आपका धरातल पर बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, तो खूब वनस्पतियां विकसित होती है। और वही जाड़ा में पेड़ पौधा आपका नई पत्तियां लेना बंद कर देते हैं। आप देखे होंगे ना, आपका बरसात था खूब, आपका जहां देखी कंजास पेड़ पौधा उग गए सब। अब जाड़े में क्या होता है? जाड़े में तो आपने देखा होगा नीम उम की पत्तियां जो पत्तियां गिरा देती हैं, वह सूर्य की रोशनी नहीं पाती, तो अच्छा उसमें गर्मी नहीं होती, तो आपका विकास नई पत्तियां नहीं होती। आज जो आपका फरवरी का महीना आता है, गर्मी शुरू होती है, तो सारी पत्तियां गिरा करके नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है। जो गर्मी पड़ती है नई नई पत्तियां लेना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी, मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि किसी भी पर्वत पर ग्राउंड से जब ऊपर जाएंगे तो जैव विविधता क्या होती? कम होती। और डियर ग्राउंड से ऊपर जाने पर जैव विविधता क्या होती? कम होती। और नीचे क्या होती? ज्यादा होती। तो आप इस चीज को जानिएगा डियर। आगे बढ़ता हूं डियर, आपका अगला पॉइंट मेरा मार्कर। हाँ डियर, अब डियर एक बात और, अब आ जाइए नोबेल पर। तो विश्व में जो नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 एरियाज। ये भी प्रश्न पूछा है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, या पूछ देता है इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। मित्र आप सब जानिएगा पहली बार, लेकिन ओस्लो का संबंध नोबेल पुरस्कार से कैसे संबंधित आप जानिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार हर एक वर्ष, विश्व का शांति का नोबेल पुरस्कार का वितरण किस तारीख को सोनम? 10 दिसंबर को।
कंफर्म याद करा करिए, कॉन्फिडेंस से बोल दिया करिए। परीक्षा में भी ऐसे जाएंगे 10 है दिसंबर नवंबर, दिसंबर नवंबर, नवंबर नहीं है दिसंबर जनवरी, बस आप उसी में 4 5 7 8 सेकंड खींच लिया। अरे इतना कंफर्म उसको याद रखिए, सीधे बोलिए 10 दिसंबर। अब डियर याद रखिएगा, तो 10 दिसंबर को बढ़ता है, यहाँ पर बढ़ना ही बढ़ना है। और डियर भारत के एक थे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। आज शांति का नोबेल मिलेगा ना, मतलब छोटुआ को मिल जाएगा तो 6 करोड़ मिलेगा, 6 करोड़। पहले का लोग है आपका लैम्बोर्गिनी लेगा यार, क्या लेगा? तो डियर मेहनत करो, मेहनत करो, मिल सकता है तुमको नोबेल, मेहनत करो। वैज्ञानिक बन रहा है, पहले आया तो कहा जब शुरू से मैं आया कोचिंग का आप वैज्ञानिक बनेंगे, अब फिर बाद में वो जो बिहार वाला सोनू था वो IAS बोलता था खूब बढ़िया से, इसमें LN में पढ़ रहा है कोटा, तो उसका देख के ये बदल दिया, तो कहा अब IAS बनेंगे। बनो, आपका मेहनत करो, बन जाओगे, कोई भी बन सकता है डियर आपका। ये तो भारत का लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर, क्या करेंगे? अच्छा होता है जो कुछ होता है डियर। डियर अब डियर अब बताइए, खान सर अगर सेना में चले गए होते तो आज भारत में जो उन्होंने शिक्षा पर काम किया वो हो पाता? नहीं हो पाता। तो ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। खान सर वास्तव में डियर आपका वास्तव में है इंसान जबरदस्त, मैं जितनी भी तारीफ किया जाए कम। दमदार व्यक्तित्व एकदम शानदार कड़ियर। ऐसे ही हमारे भारत देश में एक टीचर नहीं ना सब कुछ कर सकता, क्रांति नहीं ला सकता। तो भारत देश में खूब सारे टीचर हों, ऐसे अच्छे अच्छे टीचर हों। सभी टीचरों का, हर टीचरों को सम्मान करना चाहिए डियर, हर टीचरों को आपका आदर सम्मान करना चाहिए। टीचर अपनी वह टीचर अंशिका सिंह वह सड़क है जो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अपने वहीं पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचाए, भारत के कोने कोने में आज मेरे शिष्य हैं, लगभग कोने कोने में हमारे शिष्य हैं, लेकिन हम मोहम्मदाबाद गोना में ही पड़े हैं, उनको पहुँचा दिए कहाँ? वहाँ पर। ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप लोगों का ढेर सारा प्यार बना रहे। आप लोग कम से कम हमारे वीडियो को बराबर आपका शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग शेयर भी नहीं करते, आपका कम लोग शेयर करते हैं। शेयर करने में क्या, आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको वही वीडियो तुरंत आपका क्लिक करके शेयर का बटन होता है नीचे, आप दबा करके उस नंबरों पर 2-4 दोस्तों पर शेयर कर दिया करिए। और डियर लाइक भी किया करिए, और लाइक करने पसंद आए तो लाइक करिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लाइक करिए, लाइक करिए और अपना विचार भी लिखिए, जिसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट से देहात के भाषा के लोग बड़ा डरते हैं कि कमेंट, पहले कमेंट मतलब आपका बहुत आपका बताएं आपका तो नहीं होता था कमेंट, तो लोग कमेंट का मतलब ऐसा नहीं है आपका डियर। कमेंट मतलब अच्छी बात, जो भी अच्छी चीज लगी आपका, सर बहुत अच्छा लगा, सर ये चीज पर अगले क्लास में इस चीज को बताइएगा, वो अपनी बात को, अपने विचार को लिखते हैं, इसी को बोलते हैं कमेंट। और डियर आप लोग कमेंट को क्या समझते हैं, आप लोग बताइएगा आपका। तो डियर आगे जरा बढ़ते हैं आपका। तो ये मैंने बताया स्टॉकहोम, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन, याद है आपका, क्लियर हो गया। अब डियर उसी के बगल में, और वहां 5 पुरस्कार कौन कौन बढ़ता है जरा इसको भी देख लीजिए। एक बढ़ता है आपका शांति का, तो हो ही गया ओस्लो से। अब आपका चिकित्सा का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया। चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का और साहित्य का। और मित्रों एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, रिम्पी आप बताइए कि साहित्य का पुरस्कार जो है, आप हमको साहित्य की बात छोड़िए, आप हमको बताइए कि एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हाँ डियर शाबाश। एशिया में मित्रों पूरे महाद्वीप में पहली बार अगर नोबेल किसी को मिला है तो सन 1913 में 1913 में साहित्य का पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। उनकी रचना थी गीतांजलि, याद रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं आप लोग? भारत के किस राज्य से उनका संबंध है? बिहार से? हाँ, पश्चिम बंगाल से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का फोटो आप लोग देखे हैं,
कैसा रहता है? हाँ, दाढ़ी थोड़ा लंबी रहती है। जैसे बीच में आपका बंगाल में जब चुनाव था तो मोदी जी कैसे लगते थे? बंगाल में जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी एकदम आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसा ही दिख रहे थे आपका, वैसे ही दाढ़ी रखे थे आपका। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम आपका गजब के हैं, आपका एकदम शानदार, जो भी कुछ है देश के प्रधानमंत्री हैं, एकदम चमकते रहे, देश को ऊंचाइयों तक लेके जाए। आप लोग के लिए खूब ढेर सारा आपका रोजगार निकाले। मित्रों अभी क्लास नहीं है आपका, अभी तो 5 पुरस्कार हो गया, 5 हो गया, स्टॉकहोम से बढ़ गया। उसके बगलिया में एक है झीलों का देश है, ये आपका फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। उसी के नीचमा इतनी झील है डियर, इतनी झील इतनी झील इतनी झील इतनी झील कि दुनिया में पूरे विश्व में झीलों का देश कहा जाता है। कौन? आपका फिनलैंड। फिनलैंड एक बहुत सुंदर देश है। अब मित्रों ये सब जो देश है ना, इनका पोजेस देखेंगे, रीजन क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन रहता है, बर्फबारी होती रहती है, पूरा बर्फ की तरह रहता है, तो वहाँ वायुमंडल में जो है ना आपका ज्यादा धूल के कण होता ही नहीं, और पॉल्यूशन है नहीं आपका, वहाँ किसी तरह का ज्यादा पॉल्यूशन है ही नहीं, एकदम साफ एरिया है। वहाँ देखा होगा फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, वहां पर जो है फिनलैंड में आप देखेंगे तो गाड़ियां जो लोग आपका कट वाली चलाते हैं, ऊपर होता ही नहीं कुछ, एकदम खुली गाड़ियां हैं जिससे ऊपर होता ही नहीं। आइडिया अब कोई लेके आए जरा परासकरण टू रामनगर मोड़ पर आ जाए आपका, एक बार वहां से उतरेगा तो एकदम आपका डियर जिस पार्टी में जाएगा डियर। तो विदेशों में उसके हिसाब से वहां गाड़ियां बनी, वहां ऊपर से गाड़ियां क्या होती, खुली होती, और ये वैसी गाड़ियों से, जैसे आपने एक फिल्म देखा होगा DDLJ, शाहरुख खान का एक गाना उस पर है, और वैसी कट गाड़ी थी ऊपर से, ढेर ऐसे फिल्में आप लोग देखेंगे, आपका सारे हीरो आपका ऐसी गाड़ियों पर बहुत सारी शूटिंग होती है। भारत में उस तरह की लोकेलिटी मिल नहीं पाती, और मिलती भी है तो है भी आपका कई जगहों पर है, मगर उन एरियाओं में, ठंडे प्रदेशों में है। बाकी आपका यहाँ पर आपके इस वाले एरियाओं में या क्राउडेड एरियाओं में आपका वैसी गाड़ियां बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, तो ये 3 देश आपका कंफर्म आप याद रहिएगा और इसको कंफर्म रखिएगा। थैंक्स, जय हिंद।